वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आप सबको रमेश ग्रामर इंग्लिश एकेडमी पर हार्दिक स्वागत है। अभी हम लोग पढ़ कर के आए थे इंट्रोडक्शन का क्लास कि काव्य खंड का जो फर्स्ट चैप्टर होगा वो मेरा कड़बक होगा। ये कड़बक जो है ये काव्य खंड का फर्स्ट टॉपिक है, जिसमें कविताओं की संग्रह को बताया गया है। इसके कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 15वीं सदी में, वर्ष की बात करें तो 1492 में हुआ है। इनका मृत्यु सन 1548 ईस्वी में। इनका निवास स्थान जायस, कब्र अमेठी, यूपी, दैट मीन्स उत्तर प्रदेश में हुआ है। निवास स्थान याद करने का सबसे संक्षिप्त तरीका है कि कड़बक का कवि का नाम मलिक मोहम्मद जायसी है। मलिक मोहम्मद जायसी में ये जायसी है, जो मूल नाम है ये जायसी है। और जायसी जफर जायसी और जफर जायस, आप ऐसे याद रखेंगे ठीक होगा कि निवास स्थान मलिक मोहम्मद जायसी की बात कर लें तो जफर जायसी और जफर जायस होगा। ये जायस पड़ता है कब्र अमेठी, और कब्र अमेठी जो है उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मलिक मोहम्मद जायसी का पिता का नाम लिखा गया है, नाम है मलिक शेख ममरीज, जो प्रसिद्ध मलिक राजे अशरफ से भी हैं। मलिक मोहम्मद जायसी का गुरु का नाम सूफी संत शेख मोहिदी, पहले शिक्षक का नाम सूफी संत शेख मोहिदी तथा दूसरे शिक्षक का नाम सैयद अशरफ जहाँ। मलिक मोहम्मद जायसी का वृत्ति आरंभ में जायस में रहकर किसानी किए। ये जायस जो मलिक मोहम्मद जायसी का है वो जन्म स्थान है, जो अभी अभी पढ़े हैं। ये जायस में रह कर के किसानी किए, किसानी घर का खेती बाड़ी किए। कुछ जीवन जो बचपन की अवस्था के बाद रहा होगा उसमें फकीरी किए, और साथ साथ पॉइंट जो लिखा गया है वो लिखा गया है मलिक मोहम्मद जायसी बचपन में अनाथ हो गए थे। ये अनाथ का मतलब आप समझते हैं, अनाथ का मतलब होता है कि उनके माँ और पिता दोनों का निधन हो जाना। नेक्स्ट है मलिक मोहम्मद जायसी का व्यक्तित्व। चेचक के कारण यह रूपहीन हो गए थे। बाई आँख और कान से ये वंचित थे। वंचित का मतलब कि एक आँख और एक कान मलिक मोहम्मद जायसी के पास नहीं था। ये मृदुभाषी थे। मृदुभाषी का मतलब होता है कि ये वचन में, ये बोली में, ये भाषा में ये मीठे विचार का थे। मनस्वी का मतलब होता है तेज बुद्धि वाला, और स्वभाव से बताया गया कि जैसे ही बचपन में ये अनाथ हो गए थे तो अपने शेष जीवन को फकीरी में बिताए थे, अर्थात आप कह सकते हैं कि साधु संतों के साथ घूमते फिरते थे। मलिक मोहम्मद जायसी का कृतियाँ, जिसे आप रचना कह सकते हैं, कुछ इस प्रकार है। और ये जो रचना है मलिक मोहम्मद जायसी जी का वो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए है। ये हमेशा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको याद रखना है कि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मा रचना इस प्रकार है, जिसमें फर्स्ट है पद्मावत, इसके बाद है अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, जिसे महरी बायसी भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है मसला, जिसे आप मसलानामा कहेंगे। चंपावत हो गया, होली नामा हो गया, इतरावत हो गया। ये टोटल रचना का नाम जो है आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट BVI है। इसे नोट करके आपको याद रखना है। क्या हमने बोला, पुनः रिवीजन करना है। फर्स्ट है पद्मावत, नेक्स्ट अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, जिसे महरी बायसी कह सकते हैं। नेक्स्ट है मसला, मसलानामा,
नेक्स्ट है रचना चंपावत, होलीनामा, इतरावत। ये टोटल रचना को लिख करके आपको क्या करना है, याद कर लेना है, ताकि जो कोई भी सवाल पूछे आपसे तो उसका 100% आप जवाब दे सकें। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपके एग्ज़ाम के लिए वो है मलिक मोहम्मद जायसी। अभी पढ़ रहे थे कड़बक के कवि का नाम मलिक मोहम्मद जायसी, जिसे प्रेम के पीर कवि के रूप में जाना जाता है। ये प्रेम का पीर मलिक मोहम्मद जायसी को कहते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए है, इसे हमेशा याद रखना है। साथ ही साथ इन्हें सूफी संतों का कवि भी कहा जाता है। हमने क्या बोला, पुनः आपको सुनना है। मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम के पीर कवि के नाम से जाना जाता है, साथ ही साथ सूफी संतों का कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो आपका जवाब जो होना चाहिए वो मलिक मोहम्मद जायसी होना चाहिए। कड़बक नामक रचना एक प्रकार की प्रेम कथा है। आपको समझना है कि ये मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित कड़बक नामक जो चैप्टर है वो किस प्रकार का रचना है। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि कड़बक नामक रचना किस प्रकार की कथा या किस प्रकार की रचना है, तो आपको बताना है कि प्रेम कथा है। यदि इसका रस पूछा जाए कि किस रस में लिखा गया है, तो आपको बताना होगा ये श्रृंगार रस में लिखा गया है। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा जो कड़बक नामक रचना है वो एक प्रेम कथा है जो श्रृंगार रस में लिखा गया है। दूसरा क्वेश्चन जो बनेगा आपको वो बनेगा कड़बक नामक रचना पद्मावत नामक कविता संग्रह से संकलित की गई है। पूछा जाएगा कि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित कड़बक नामक रचना को किस रचना से संकलित की गई है या किस कविता संग्रह से संकलित की गई है, तो आपका जो जवाब बनना चाहिए ये पद्मावत बनना चाहिए। आपको याद रहे कि ये पद्मावत रचना को भी किसके द्वारा लिखा गया है, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। ये मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा ही कड़बक लिखा गया है और एक कड़बक नामक रचना पद्मावत नामक कविता संग्रह से संकलित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा कड़बक नामक चैप्टर से, वो पूछा जाएगा कि कड़बक, अभी जो हम लोग पढ़ कर के आए थे, कड़बक जो है वो प्रेम कथा है। अब ये प्रेम कथा जो है, ये प्रेम कथा में आपको पता है कि इसमें दो पर्सन एक्टिव होते हैं, एक तो प्रेमी होता है और दूसरा प्रेमिका होती है। खैर यदि प्रेमी की बात करें इस प्रेम कथा में तो वो है चित्तौड़ नरेश। ये चित्तौड़ दैट मीन्स चित्तौड़ के राजा, ये नरेश जो है वो राजा का पर्यायवाची शब्द है। चित्तौड़ के राजा जिनका नाम रतन सेन है और प्रेमिका इनका वो सिंहल द्वीप की रहने वाली है। रह गई बात कि सिंहल द्वीप कहाँ पड़ता है, किस जगह में पड़ता है, तो ये जो सिंहल द्वीप है वो श्रीलंका में है। यहाँ की राजकुमारी जिसका नाम पद्मावती है, ये दोनों के प्रेम कथा को बताया गया है। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि कड़बक प्रेम कथा है, इसमें प्रेमी और प्रेमिका कौन कौन से हैं, तो आपको बताना होगा कि चित्तौड़ नरेश रतन सेन और प्रेमिका का नाम पद्मावती है जो सिंहल द्वीप श्रीलंका की रहने वाली है। आपसे पूछा जाएगा नेक्स्ट पॉइंट कि पद्मावत और पद्मावती ये दोनों में आप डिफरेंस बताइए। तो आपको बताना होगा कि ये पद्मावत जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित कविता संग्रह है, जिस संग्रह से ये कड़बक को लिया गया है। और नेक्स्ट जो है ये पद्मावती है, पद्मावती ये प्रेम कथा का राजकुमारी है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पद्मावती क्या है। तो ये पद्मावत रचना का नाम है और पद्मावती जो है वो राजकुमारी का नाम है। कड़बक जो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है, ये कड़बक का फर्स्ट पंक्ति को अध्ययन करेंगे। ये फर्स्ट को जो आपका टेक्स्ट बुक लिखता है, ये फर्स्ट को प्रथम बोलते हैं। मेरा मतलब कि कड़बक का प्रथम पंक्ति होगा। कड़बक जिसके रचयिता, जिसके कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं, इनकी कविता के पंक्ति को हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले ये प्रथम पंक्ति जिसमें लिखे हैं मलिक मोहम्मद जायसी, एक नैन कवि मोहम्मद गुने। एक नैन का मतलब है कि एक आँख का मलिक मोहम्मद जायसी है। पहले ही बताया गया था कि कड़बक का कवि मलिक मोहम्मद जायसी ये जन्म से एक आँख और एक कान से वंचित थे। तो
इनके पंक्ति की शुरुआत कुछ इस प्रकार से किया गया है। एक नैन, ये नैन आँख का पर्यायवाची है, आपको पता है। तो लिखेंगे कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, एक आँख का कवि, कवि कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। ये गुनी है, गुनी दैट मीन्स गुणवान है, गुणों से भरे हैं। आपको पता है कि कड़बक का कवि मलिक मोहम्मद जायसी जन्मजात ही एक कान और एक आँख से वंचित थे, लेकिन ये गुणों से परिपूर्ण थे, गुणों से भरे हुए थे। तो वही इनकी कविता की पंक्ति में लिखा गया है कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई विमोहा, जो इन कवि कविता के पंक्तियों को सुनता है, नहीं, हाँ, वो विमोहित हो जाता है, मोहित हो जाता है, हाँ, इनके कविता के पंक्ति को सुन करके। मेरा मतलब इसका अर्थ इस प्रकार से है कि एक आँख का मलिक मोहम्मद जायसी गुणवान है, गुणों से भरे हैं, नहीं, जो इनके कविताओं की पंक्ति को सुनता है वो मोहित हो जाता है, विमोहित हो जाता है। खैर, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट कविता की पंक्ति में चलेंगे। चांद जैस जग विधि अवतार है। ये चांद, चांद दैट मीन्स चंद्रमा, चंद्रमा के जैसे ये मलिक मोहम्मद जायसी हैं, जिनका जन्म इस संसार में हुआ है। लिखा है कि चांद जैस जग विधि अवतारा, दीन कलंक किन्हें उजियारा। ऐसे हम बात करें तो चांद को भी इस संसार में जन्म हुआ है, जो कलंकित होते हुए भी ये पूरे जग को उजियारा की रहता है, दैट मीन्स उजाला करता है, प्रकाश से भर देता है। नेक्स्ट कविता की पंक्ति है, जग सुझाए किही नैना। मलिक मोहम्मद जायसी के लिए ये शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ये पंक्ति का इस्तेमाल किया गया है कि जग सुलझा लिए। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। ये पूरे जग को सुलझा लिए एक ही नैनहा, एक ही आंखों से। उवा सुख अस्नक्तन महा, देखिए ये लाखों की पंक्ति लिखी गई है। उवा सुख अस्नक्तन महा का मतलब कि जैसे मलिक मोहम्मद जायसी का एक आंख है, नहीं, ठीक उसी प्रकार यदि नक्षत्र की बात करें तो नक्षत्र में उवा सुख दैट मीन्स सुख तारा का, शुक्र नामक तारा का जितना महत्व होता है, हमारे मलिक मोहम्मद जायसी को उतना ही महत्व दिया गया है, उतने महत्व बताया गया है। नेक्स्ट है, जो लही अम्बही डाब न हुई। कविता के पंक्ति को समझिएगा, स्किप करके सुनेंगे भी, लिखेंगे भी। लिखा गया है कि जो लही अम्बही डाब न हुई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। यदि हम आम की बात कर लें तो आम के वृक्ष पर आम लग करके वो तब तक पक करके सुगंधित नहीं होते जब तक उसमें समय नहीं दिया जाता। मेरा मतलब कि यदि आप पढ़ रहे हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि जल्दी से सफलता मिल जाए, लेकिन हाँ, आप इसमें मेहनत करेंगे, सफलता अवश्य आपको मिलेगा। नेक्स्ट है, कीन समुद्र पानी जो खारा, तो अति भऊ आसूझा पारा। कविता की पंक्ति में मलिक मोहम्मद जायसी बताए हैं, यदि समुद्र की पानी की बात करें तो वो भी खारा है। खैर, किसी मनुष्य की बुराई हम क्या करें, यदि बुराई से कहीं अच्छाई है तो अपने अच्छाई से पूरे जग को प्रकाशित कर सकता है। खैर, वैसा ही लिखा गया है कि कीन समुद्र पानी जो खारा। यदि समुद्र की पानी की बात करें तो वो खारा है, लेकिन इसकी तारीफी तो तब है जब आसूझ और अपार और विशाल में आ जाता है। नेक्स्ट है, जो सुमेरु तिरसुल विनाशा। लिखे हैं मलिक मोहम्मद जायसी कि यदि सुमेरु पर्वत की बात करें तो सुमेरु पर्वत भी इतनी विशाल है, लेकिन इस सुमेरु पर्वत को भगवान शिव के त्रिशूल से दैट मीन्स त्रिशूल से विनाश किया गया था। वो कंचन गिरी में बदल गया। कंचन का मतलब होता है सोना और गिरी का मतलब पहाड़ और पर्वत है, नहीं, हाँ, लाग आकाशा। और ये कंचन में बदल करके, सोने में बदल करके ये धीरे धीरे से आसमान को छूने लगा। नेक्स्ट है, जो लही घड़ी कलंक न परा, कांच होय नहीं कंचन करा। हाँ, जो लही घड़ी, ये घड़ी का मतलब है मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का बर्तन, नहीं, तो लिखा गया है कि जो लही घड़ी कलंक न परा। यदि उस मिट्टी का बर्तन को हम तपाते, पकाते नहीं, कलंकित नहीं करते, तो वो कांच से, कच्चा से वो कंचन में परिवर्तित नहीं होता। मेरा मतलब कहने का है कि यदि आप जलेंगे, तपेंगे, तभी सफल करेंगे, सफलता की ओर पहुंचेंगे। नेक्स्ट है, एक नैन जस दर्पण। हाँ,
ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये कविता की पंक्ति अभी तक का इम्पोर्टेंट है। लिखा है कि एक नैन एक आंख का कौन, मलिक मोहम्मद जैसी की जो नेत्र है वो दर्पण के समान है। आखिर पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि मलिक मोहम्मद जैसी का आंख की तुलना किससे की गई है, तो आपको बताना है दर्पण से की गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक आंख का मलिक मोहम्मद जैसी जो हैं वो निर्मल है। निर्मल का मतलब शुद्ध हैं, स्वच्छ हैं और अच्छे विचार मृदु भाषी हैं। नेक्स्ट लिखा गया है कि सब रूपवंत गही सो भी कही चाउ, नहीं बड़े बड़े रूपवान उस दर्पण के सामने आते हैं नहीं, और अपनी असलियत की पहचान करते हैं। ये हमारा मलिक मोहम्मद जैसी का प्रथम पद हुआ, प्रथम पंक्ति हुआ नहीं, जिसके अर्थ को हम लोग समझे हैं, और इसके अर्थ से हम लोग कुछ प्रश्नोत्तर करेंगे नहीं। और अगले वीडियो में हम लोग दूसरे पंक्ति को पढ़ेंगे। इससे पहले एक बार हम पुनः रिपीट कर देना चाहते हैं, आप सुनेंगे और समझेंगे भी, जिसमें लिखा हुआ है एक नैन कवि मोहम्मद उनी, सोई विमोहा जे कवि सुनी, चांद जैस जग विधि अवतारा, दीन कलंक किन होशियारा, जग सुझा एक ही नैनहा, उमा सुख अस नखतन महा, जो लही अम्ब ही डाब न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई, कीन समुद्र पानी जो खारा, तो अति भव असु सपारा, जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरी लाग आकाशा, जो लही घरी कलंक न परा, कांच होई नहीं कंचन करा, एक नैन जस दर्पण औ तेहु निर्मल भाव, सब रूपवंत गही जो भी कही जाओ। खैर हमें विश्वास है, यकीन है कि आप पूरे कविता के पंक्ति को समझ गए होंगे। इसके मदद से आपको प्रश्नोत्तर करना है, और इसके बाद हम लोग अगले पद में अगले पंक्ति नहीं मलिक मोहम्मद जैसी को लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हम चाहते हैं कि जितने सारे 12th का विद्यार्थी हैं अपने तैयारी का विशेष धार देना चाहते हैं, तो इस रमेश ग्रामर इंग्लिश एकेडमी को पुनः आप नाम याद कर लें, इस चैनल का रमेश ग्रामर इंग्लिश एकेडमी पर जा करके आप अपने दोस्तों को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट कर दें। धन्यवाद। जय हिंद। अभी हम आपके सामने कड़बक के पहले पद को, पहले पंक्ति को पढ़े थे। अब हम लोग कड़बक के दूसरे पद, दूसरे पंक्ति, द्वितीय पंक्ति को पढ़ेंगे, जिसमें मलिक मोहम्मद जैसी लिखते हैं। देखिए मलिक मोहम्मद जैसी के कड़बक चैप्टर के फर्स्ट में जो लिखा गया है ये प्रथम पंक्ति है, और ये जो नंबर 2 में लिखा गया है ये द्वितीय पंक्ति है। अभी हम लोग देखें कि प्रथम पंक्ति का जो भी अर्थ था इसे हम लोग समझ गए। अब हम लोग चलेंगे कड़बक की दूसरे पंक्ति की तरफ। देखिए नंबर 2 लिखा गया है दूसरे पंक्ति। खैर लिखा इसमें है कि मोहम्मद यही कवि जोरी सुनामा। ये मोहम्मद कौन? मोहम्मद मलिक मोहम्मद जैसी की बात हम कर रहे हैं। ये जो कवि हैं ये जोरी का अर्थ जोड़ करके है। आपसे पूछा जाएगा कि मोहम्मद यही कवि जोरी सुनावा में जोरी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो आपको बताना है कि जोरी शब्द का जो प्रयोग है एक कविता के पंक्ति, दैट मीन्स प्रेम कथा को जोड़ने का काम कर रहा है। लिखा है सुना जो प्रेम पीर का पावा। ये प्रेम का मतलब क्या होता है? प्रेम का मतलब प्रेम होता है। नेक्स्ट लिखा है कि जोरी लाए रखत के लिए। आखिर ये कविता के पंक्ति, आखिर प्रेम कथा की बात हम कर रहे हैं, तो ये किसके द्वारा जोड़ा गया है? जोड़ा गया है आपको बताना है कि रकत के लिए। रकत के लिए का मतलब क्या है? रक्त के गूंद से, गूंद बनाकर। हाँ, गाढ़ी प्रीति नंजल भी, वैसी गूंद जो मानो प्रेम में आंखों से निकलती है, आंखों से गिरती है। लिखा है ओ मन जानी कवित अस्किन्हा, मकू यह रहे जगत महसिन्हा। हाँ, कहाँ सो रतन से नियस राजा।
मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा बोला जा रहा है कि कहाँ रहे रतन सेन जैसे राजा। मेरा मतलब कि राजा रतन सेन भी इस जग में, इस दुनिया में, इस संसार में नहीं रहे। हाँ, कहाँ सुआ बुद्धि बुद्धि उपराजा, वो जो बुद्धिमान सुआ की बात कर रहे हैं, सुगा दैट मीन्स सुगा तोता की बात हम कर रहे हैं। हाँ, वो सुगा, वो तोता जो काफी बुद्धिमान था, वो आज इस दुनिया में, इस जग में नहीं है। लिखा गया है कहाँ अलाउद्दीन सुल्तान। ये अलाउद्दीन सुल्तान कौन है? ये अलाउद्दीन, हाँ, सुल्तान की बात हम कर रहे हैं। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तान, कहाँ रहे अलाउद्दीन सुल्तान। कह राघव जे किन्ह बखान, ये राघव और चेतन जिसकी बखान और बयान हम कर रहे हैं, ये भी इस संसार में, इस जग में, इस दुनिया में आज नहीं रहे। लिखा है कि कह स्वरूप पद्मावती रानी। ये स्वरूप दैट मीन्स आप कहते हैं इतने रूपवान जो पद्मावती रानी थी। ये पद्मावती रानी कहाँ की रहने वाली है, क्या बता सकते हैं? ये पद्मावती रानी वो सिंहल द्वीप की रहने वाली है। हाँ, वो जो सिंहल द्वीप की पद्मावती रानी है, वो जो रूपवान पद्मावती है, नहीं, हाँ, ये संसार में नहीं रही है, बस उनकी मात्र कहानी बच गई है। लिखा गया है कि कहा स्वरूप पद्मावती रानी, ये कहाँ वो रूपवान पद्मावती रानी रही। हाँ, कोई न रहा जग रही कहानी। अब किसकी बात हम कर रहे हैं, जरा पुनः रिपीट कर रहे हैं, समझने की कोशिश करेंगे आप। हाँ, वो राजा रतन से जो इस संसार, इस जग में नहीं है। वो बुद्धिमान सुबह, वो भी इस संसार में नहीं है। अलाउद्दीन सुल्तान, वो भी संसार में नहीं है। अब लिखे हैं राघव चेतन जिसकी बखान और बयानबाजी हम करते हैं, वो भी इस संसार में नहीं है। हाँ, ये रूपवान, ये रूपवती पद्मावती रानी है जो सिंहल द्वीप की रहने वाली थी, ये भी इस संसार में नहीं है। मेरा मतलब इस कविता के पंक्ति में क्या लिखा कि कोई नहीं रहा, बस कौन रही है? हाँ, इनकी कहानी, इनकी नाम बच गई है, इनकी निशानी बच गई है। ठीक उस प्रकार से जैसे मानो लिखा है धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु। धन्य है वैसे पुरुष, महान है वैसे पुरुष जिनकी आज कीर्ति बच गई है। कीर्ति दैट मीन्स नाम बच गया है, निशान बच गया है। हाँ, फूल मरे पर मरे न वासु। हाँ, ठीक उस प्रकार से जैसे मानो किसी वृक्ष से जब फूल अलग हो जाए, उसके टहनी से, उसकी शाखा से फूल अलग हो जाए, क्या उनकी सुगंध अलग होती है? तो सुगंध अलग नहीं होती। मेरा मतलब कि यदि आप मेहनत करते हैं, आप सफल होते हैं, तो आपकी नाम उसके साथ बच जाएगी। लिखा है धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पर मरे न बासु। के न जगत जस बेचा, कोई इस जगत को नहीं बेचा है। के न लिन्ह जस मोल, और कोई मोल भी नहीं खरीदा है। लिखा है कि जो यह पढ़े कहानी, जो इस प्रेम कथा, जो इस मलिक मोहम्मद जायसी के कड़बक प्रेम कथा को पढ़ता है, नहीं, मानो दो चार शब्द में, दो चार पंक्ति के माध्यम से, नहीं, ये कड़बक के माध्यम से, ये प्रेम कथा के माध्यम से, नहीं, हम सबरई दुई बोल, हमें दैट मीन्स मलिक मोहम्मद जायसी को भी दो चार शब्दों में याद कर लेते हैं। तो अभी हम लोग क्या पढ़े, ये काव्य खंड का पहला चैप्टर था कड़बक, जिसका दूसरे पंक्ति को अभी अभी अर्थ स्पष्ट किए हैं। खैर पुनः मिलाते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। वैसे विद्यार्थी जो इसके प्रश्न को नहीं समझेंगे, इसके कविता के पंक्ति को नहीं समझ पा रहे हैं, हाँ, वो पुनः हमारी बात को सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। लिखा है मोहम्मद ही कभी जोई सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। जोरी लाई रकत के दे, गाढ़ी प्रीति नंजल भई। ओ मन जाने कवित अस्किनहा, मको यह रहे जगत महचिन्हा। कहाँ सो रतन सेनी असराजा, कहाँ सुआ बुद्धि उपराजा। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तान, कह राघव जेई किन्ह बखान। लिखा है कह स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासो, फूल मरे पर मुरे न बासो।
के न जगत जस बेचा, के न लिन जस मोल, जो यह पढ़े कहानी हम सब रही दुई बोल। इसमें क्या बताया गया? इसमें बताया गया कि कड़बक जो प्रेम कथा है इसे रकत के लेई से लिखा गया है, रकत के लेई को मिला करके लिखा गया है। इसमें ये भी बताया गया कि राजा रतन सेन इस संसार में नहीं रहे। हाँ, वो जो बुद्धिमान सुबा था वो भी संसार में नहीं है। अलाउद्दीन सुल्तान था, वो भी संसार में नहीं है। हाँ, राघव और चेतन की बात जिनकी बखान और बयान हम कर रहे हैं ये भी संसार में नहीं है। वो जो पद्मावती रानी है वो भी संसार में नहीं है। हाँ, बची कौन? तो ये पूरे लोगों की कहानी मात्र बच गई है, नाम मात्र बच गया है। हाँ, ठीक उस प्रकार से जैसे फूल टहनी से अलग हो जाए, उनकी जो खूबसूरती है, उनकी जो बासु है, दैट मीन्स महक है, हाँ, वो उससे गायब नहीं होती है, समाप्त नहीं होती है। नहीं, हाँ, लिखा गया है कि न जगत जस बेचा, कोई इस जगत इस संसार को नहीं बेचा है और कोई नहीं तो मोल खरीदा है। जो यह कहानी पढ़ता है, नहीं, मलिक मोहम्मद जैसी को दो चार शब्दों में याद कर लेते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में कविता की पंक्ति आ गया होगा। तो इस कविता के पंक्ति को समझ करके प्रश्न उत्तर बनाने की कोशिश करनी है। और वैसे क्वेश्चन का सिलेक्शन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। नहीं, हाँ, जो हमेशा से क्वेश्चन बैंक में पूछते रहा है, ताकि इसके प्रश्न को बना करके हम लोग 100% मार्क्स तक पहुंच जाएं। तो सारे विद्यार्थी से, क्लास 12 के सारे विद्यार्थी से आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि रमेश ग्रामर इंग्लिश एकेडमी को मदद करें, सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।